प्रफुल्ल भाई के लिए हमेशा आदर था। मेरी तरफ से कभी भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की गई। हमारे जैसे एकनिष्ठ कार्यकर्ता क्यों पवार साहब से दूर जा रहे हैं, इस पे सोचने की बात है। आसपास के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वो बार बार हम लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवारांच्या राजधानी नवी दिल्लीतील विश्वासू सहकारी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं ते दोन सहकारी म्हणजे धीरज शर्मा आणि सोनिया द्वान। पण धीरज शर्मा यांनी काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि धीरज शर्मा आज अजित पवार यांच्या राजधानी नवी दिल्लीतील ऑफिसमध्ये आलेले आहेत। हे दोन फोटो आहेत प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार यांचा। खरं तर धीरज शर्मा माझ्यासोबत आहेत, मी आपण त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू। धीरजजी, मला आठवतं ज्या दिवशी पक्ष फुटला होता त्या दिवशी मी तुमची प्रतिक्रिया घ्यायला ऑफिसमध्ये आलो होतो। याच प्रफुल्ल पटेलांचा फोटो तुम्ही आणि सोनिया द्वांनी फोडला होता। त्याच प्रफुल्ल पटेलांच्या फोटोच्या समोर उभा राहून तुम्ही आज प्रतिक्रिया देताय, काय प्रतिक्रिया तुमची? देखिए, पिछली बार जो निर्णय हुआ था पार्टी का जो अलग अलग होने का, सब लोग अपने अपने नेता के साथ में जाना स्वाभाविक था। हम लोग पवार साहब के साथ में, उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे थे। आज भी पवार साहब के लिए वही आदर है, वही सम्मान है और हमेशा रहने वाला है। बात रही फ़ोटो की, वो फ़ोटो आपको मैं फिर ध्यान दिलाता हूँ, वो हमारी तरफ से वो प्रतिक्रिया नहीं थी। प्रफुल्ल भाई के लिए हमेशा आदर था। मेरी तरफ से कभी भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की गई। हाँ, स्टैंड जरूर था कि हम लोगों ने पवार साहब के साथ में हम लोगों ने जाने का निर्णय लिया। धीरज जी, मैं आया था ऑफिस में, मी आलो होतो ऑफिसमध्ये। सोनिया दोहानी तुम्ही दोघं होता, सोनिया दोहानी फोटो काढला होता, मला आठवतं तुम्ही तिथे सोबत समोर उभा होता। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें मेरी तरफ से ये नहीं था। वो हो सकता है कि उस वक्त वो जो कोई भावनिक निर्णय होगा उन्होंने लिया होगा। बात आज ये है कि आज हमारे जैसे एकनिष्ठ कार्यकर्ता क्यों पवार साहब से दूर जा रहे हैं, इस पे सोचने की बात है। पवार साहब के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनके लिए वही आदर है, वही सम्मान है जो हमेशा रहने वाला है। लेकिन आपने देखा जब पार्टी का बुरा समय था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में आपने देखा हो, पूरे देश में घूम घूम के एफिडेविट जमा करना हो, चाहे वो जब पार्टी का जो कुछ एमएलएज इधर से उधर गए थे उनको आके कन्विंस करके उनको समझा के वापस बुलाने का हो, जो भी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका दी, राष्ट्रीय अधिवेशन हो, दिल्ली में कहीं पे भी हो, पूरी की पूरी जिम्मेवारी से निभाने का काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़ के जाना पड़ा। देखिए, किसी के लिए भी अपना 18-19 साल पुराना परिवार छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही इमोशनल डिसीज़न था मेरे लिए, लेकिन फिर भी अगर हमें जाना पड़ा तो ये बहुत दुखद था। और कहीं ना कहीं उसका कारण जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे या उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया, बार बार मान स्वाभिमान को, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिसकी वजह से हमें निर्णय लेना पड़ा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं ने कभी भी हमारे को हमेशा सम्मान दिया, हमेशा उन लोगों ने हमारे को बढ़ाने का काम किया। और जब ऐसी सिचुएशन आई तो लोगों से बात हुई, उन्होंने फिर से कहा कि भाई आपका स्वागत है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और आपको उचित मान सम्मान दिया जाएगा। कम से कम आपको इस पार्टी में बाहर का बता के आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा। 18-19 वर्षांचा कालावधी तुम्ही म्हणाल, कमी कालावधी नाही राजकारणामध्ये धीरजजी। हा 18-19 वर्षाचा काल तुम्ही शरद पवार यांच्यासोबत काढल्यानंतर तुम्ही अजित पवारांसोबत गेला आहात। पक्ष सोडताना तुमची शरद पवार यांच्यासोबत काही चर्चा झाली होती का? आणि त्यांनी काय म्हटलं त्यावेळी तुम्ही भेटला असाल तर? देखिए, कोई भी फैसला कोई एक दिन, 2 दिन या महीने का नहीं होता है। पिछले 4-5 साल से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसको हम बार बार पवार साहब के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। पवार साहब ने वो हमारी परेशानी को गहराई से समझने का प्रयास किया। उन्होंने उस चीज़ का सॉल्यूशन भी, उसको सॉर्ट आउट करवाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन 4-5 बार होने के बावजूद भी बार बार वही परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी, बार बार उसी तरीके से अपमान। नेमकं होत काय होतं हे जरा थोडं साम टीव्हीच्या प्रेक्षकांसाठी विस्तृतपणे सांगा। माहिती तुमच्या मनामध्ये खूप बऱ्याच दिवसांपासून काही गोष्टी आहेत, पण बोला काय झालं होतं ते नेमकं साम टीव्हीच्या माध्यमातून तुम्ही सांगा, नेमकं काय घडलं होतं त्या 4-5 महिन्यांमध्ये? देखिए, हम लोगों को आज कोई भी हमारी निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकता। हमने हमेशा पवार साहब के साथ में पूरी निष्ठा के साथ में काम किया। लेकिन कोई भी राजनीतिक, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है। यदि उन कार्यकर्ताओं को आप नौकर के जैसा अगर आप ट्रीट करोगे, उनके साथ वैसा व्यवहार करोगे, तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता का अपना स्वाभिमान होता है। उस पर अगर ठेस पहुंचाई जाएगी तो कोई भी वहाँ पे नहीं रुकेगा। वहाँ पे कुछ जो आसपास के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वो बार बार हम लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। पूरा लोकसभा इलेक्शन में हमारे को एक भी सभा अटेंड करने नहीं दिया गया।
हम अगर कहीं पे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको कहते हैं आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं है, वहाँ पे एंट्री नहीं है। अगर इस तरीके से 18 साल पुराने कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं रुकेगा। उसके बाद आज मैं फिर कह रहा हूँ कि पवार साहब के प्रति हमेशा आदर है। पवार साहब के नेतृत्व में हमने बहुत कुछ सीखा है। पवार साहब के बाद जो नेतृत्व की जो क्षमता हमें दिखाई दी, वो आदरणीय अजीत दादा पवार में हमें दिखाई दी, और हमें लगता है कि पार्टी का भविष्य अजीत दादा के नेतृत्व में ज़्यादा अच्छा है। कल का रिजल्ट देख लो, अरुणाचल प्रदेश में 7 से 8 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक स्टेट पार्टी का दर्जा करवा के दिया है। उनके नेतृत्व में हम देश का एक बहुत बड़ा संगठन बन के हमारा खड़ा होगा, और ऐसा संगठन जिसमें युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यक हमारे साथी हमारे साथ में, वो एक अच्छे माहौल में काम करेंगे। महिलाओं के लिए अच्छा काम होगा। एक ऐसी पार्टी जो सब लोगों को साथ में लेके आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएगी। तुम्ही म्हणताय की काही पक्षातले वरिष्ठ नेते होते ते साईडलाईन करत होते, पण तुम्ही नाव घेत नाहीत कुणाचं. सोनिया दोहान यांनी 2-3 दिवसापूर्वी प्रतिक्रिया दिली माध्यमांशी, तेव्हा त्यांनी बोलताना स्पष्टपणे सुप्रिया सुळेंचं नाव घेतलेलं होतं. तुम्ही कसं बघता त्यांच्या या त्यांनी नाव घेतलं होतं आणि त्यांनी म्हटलं होतं की त्यांच्याकडनं आम्हाला दूर केलं जातं. तुम्ही कसं बघता त्यांच्या या मताकडे? देखिए, मैं क्योंकि पवार साहब का बहुत आदर करता हूँ, इसलिए मैं उनकी बेटी के बारे में यानी कि सुप्रिया ताई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थिति थी जहाँ पे सुप्रिया ताई ने भी हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया गया, और मुझे लगता है कि जहाँ पे हम लोग गए हैं वहाँ पे हम लोगों को हमारी भावनाओं को समझा जा रहा है, हमें अपनाया जा रहा है, हमें एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे को मान सम्मान दिया जा रहा है, और हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेतृत्व का मतलब ही वो होता है कि जो अपने युवा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ने के लिए उनको ताकत दे। ऐसी ताकत पवार साहब के बाद यदि पूरी पार्टी में किसी में दिखाई देती है तो वो अजीत दादा पवार में दिखाई देती है। तुम्ही म्हणताय सुप्रिया सुळेंवरती मी थेट टीका करणार नाहीये. सोनिया दोहान यांच्याशी तुमचं काही बोलणं झालेलं आहे? प्रश्न यासाठी विचारतो मी हा, तुम्ही आणि सोनिया दोहान तुम्ही दोघांची राजकीय कारकीर्द जर बघितली तर ती सोबत असल्याचं आम्हाला वारंवार बघायला म्हणजे कुठलेच एका ठिकाणी सोनिया दोहान एकट्या दिसत नव्हत्या, तुम्ही दोघं सोबत दिसत होते. म्हणून हा प्रश्न विचारतोय. सोनिया दोहान यांचा काही निर्णय झालेला आहे का? तुमचं काही बोलणं झालेलं आहे त्यांच्यासोबत? त्या दादांच्या पक्षामध्ये येणार आहेत का? देखिए, हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो मेरा अकेले का निर्णय नहीं। बहुत सारे हमारे साथी थे जो बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे पार्टी में सौतेला व्यवहार हो रहा है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, काम करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं दिया जा रहा है। ये फैसला अकेला मेरा या सोनिया दुवन का नहीं है, ये फैसला लगभग मेरे 20-22 प्रदेश अध्यक्षों का है, यूथ के, विद्यार्थियों के, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेसिक विंग में 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, जिनको शायद सुप्रिया ताई पहचानती भी नहीं होंगी, जो 25-25, 30-30 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उनको कहीं पे वो अगर काम करने के लिए कोई संधि मांगते हैं, कोई उनको काम करने के लिए बोलते हैं कि हमें काम करना है, तो उनको ये कह के मना कर दिया जाता है कि बाहर के लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं। यदि बाहर के लोगों का कोई काम नहीं है तो बाहर के लोगों ने भी ये फैसला किया है जो हमें घर का मानेगा हम उसके साथ काम करें। तुम्ही म्हणताय जे घरचे आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही काम करणार आहोत, पण 2 दिवसापूर्वी के शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यांच्यासोबत जितेंद्र आव्हाड देखील होते. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये जी पत्रकार परिषद झाली, त्यांनी थेट आरोप केलेला आहे की नाव नाही तुमच्या दोघांचं घेतलेलं, पण त्यांनी युवकांचं थेटपणे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जे राष्ट्रीय पातळीवरचे युवकांचे 2 नेते होते ते त्यांनी आम्हाला घेऊन गेले आणि ते काम करू देत नव्हते, त्याच्यामुळे मिसअंडरस्टँडिंग होत होतं पवार साहेबांपुढे, म्हणून मी परत माघार येतोय. जितेंद्र आव्हाडांचं स्टेटमेंट आणि शर्मांचं स्टेटमेंट कसं बघता तुम्ही या दोन्हीकडे? देखिए, एक तरफ स्टेटमेंट हो रहे हैं, एक तरफ आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ आप सब लोगों ने देखा है पार्टी के बुरे से बुरे समय में धीरज शर्मा और सोनिया दुवन जैसे कार्यकर्ता पार्टी के साथ में खड़े थे। आज ठीक है, कुछ लोग आरोप लगा के कर रहे हैं, आप उनका भी काम देख लीजिए, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उनका कोई काम नहीं। बात अगर जितेंद्र आव्हाड जी की करते हैं तो मैं तो अभी महाराष्ट्र में था, मुझे अभी पता लगा कि जितेंद्र आव्हाड जी को महाराष्ट्र की राजनीति का राखी सावंत बोला जाता है। उनको कहीं पे भी मौका मिलता है तो मीडिया में वो आके अपनी प्रतिक्रिया हो या किसी भी प्रकार से उनको मौका मिलता है, वो आरोप लगा के हो, नेगेटिव राजनीति करके हो, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो तो हमारे प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं। राम के भी ऊपर वो मांस खाने का आरोप लगा के और मीडिया में वो नाचने के लिए बाबा साहेब, परम पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर तक की
फ़ोटो फाड़ने का काम करते हैं, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरी पार्टी जानती है कि उन्होंने कितना पार्टी को बढ़ाया और कितना पार्टी को तोड़ने का काम किया है। उनके जैसे नेताओं की वजह से आज पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि पार्टी में बस वो 2-4 लोग ही आसपास दिखाई देते हैं, उनका बस चले तो बस वो अकेले ही नेता बन के बैठे रहना चाहते हैं पार्टी में। धीरजजी, एक शेवटचा प्रश्न विचारतो। तुम्ही अजित पवारांच्या पक्षामध्ये आलेला आहात, आत्ताच तुम्ही म्हटलात काल अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील 3 आमदार निवडून आलेले आहेत, त्यांनी वोट पर्सेंट देखील जादा असल्याचं तुम्ही सांगितलं। आगामी तुमच्या डोळ्यासमोरचे ध्येय काय असणार आहात तुम्ही, कारण राष्ट्रीय युवकचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही काम केलेलं आहे, तर तुमच्या डोळ्यासमोरचे आता अजित पवार यांचा पक्ष मोठा करण्यासाठी काय ध्येय धोरण असणार आहेत, अगदी थोडक्यात सांगा। देखिए, हमारे को सबसे पहले तो एक दमदार नेतृत्व की ज़रूरत है। जो पवार साहब के बाद मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि किसी में दिखाई दिया तो वो अजीत दादा में दिखाई दिया। और आने वाले समय में, अभी कल ही हम लोगों ने देखा अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया। 10% हमारे को वोटिंग परसेंटेज मिला, बिल्कुल कम सीट, 12-15 सीट लड़वाने के बावजूद। तो वहाँ पे स्टेट पार्टी का हमें दर्जा मिल चुका है। जल्दी हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाके हम पूरे देश में मजबूती से काम करेंगे। आज देश का युवा अजीत दादा के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है और हमें लगता है कि यहाँ पार्टी एक नेशनल विजन के साथ में चल रही है। उधर हम देखते हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र तक उनकी चीज़ें सीमित हो रही है, और आज अगर यहाँ देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के बाहर भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उड़ीसा हो, हिमाचल हो, अरुणाचल प्रदेश में। आने वाले समय में हम दिल्ली में भी ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा में भी करेंगे, और पार्टी के साथ में एक राष्ट्रीय दर्जे के साथ में मजबूती के साथ अजीत दादा के नेतृत्व में हम काम करेंगे। निश्चितच हे धीरज शर्मा होते आणि त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की येत्या काळामध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण काम करू, अशा पद्धतीचे त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतानाच जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती देखील कठोर शब्दामध्ये टीका केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। कॅमेरामन राजू गौतमसह मी प्रमोद जगताप, साम टीव्ही न्यूज, नवी दिल्ली। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।